जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जनरल कंपटीशन का बहुत बड़ा सेक्शन, ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री में जितने सारे पोर्शन है, सारे पोर्शन को धीरे धीरे हम डील करेंगे और सब पे क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे पिछले साल तक जो क्वेश्चन पूछा पूछा गया है या इस साल तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन को जब तक हम खत्म कर रहे हैं तब तक अगर जो भी एग्जाम हो रहा है, सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर फायदा मिलेगा। और अगर बारी बारी से जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाया वैसे वैसे आप देखते चलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत बेहतर हो जाएगा। और जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, तो थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री में। इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा है। आपके अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें, मेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बहुत प्यार से और धीरे धीरे हम लोग समझना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो हर प्रकार का क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे वो एसएससी का सीजीएल का हो, प्री का हो, मेंस का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, या जो भी एग्ज़ाम और भी है जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट है, पहला जो हमारा पोर्शन है ज्योमेट्री का, वो हमारा लाइंस एंड एंगल है। क्या है? लाइंस एंड एंगल। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ज्योमेट्री जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो हमारा है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। पॉइंट क्या होता है? बचपन में आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? बचपन मतलब सेवेंथ क्लास में आपको पढ़ना है। सेवेंथ क्लास से लेकर के टेंथ क्लास तक पढ़ना है आपको। सबसे पहली बार सेवेंथ क्लास में पढ़ना है। तो पॉइंट के बारे में पढ़े क्या है? तो आप लोगों को बताया गया होगा वैसा फिगर जिसमें न लेंथ हो न विड्थ हो, न लंबाई हो न चौड़ाई हो, क्या कहलाता है? तो पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। अब बताओ, नहीं लंबाई होगा नहीं चौड़ाई होगा तो आप क्या कहेंगे? यह हमारा डायमेंशन लेस होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें न लेंथ होता है न विड्थ होता है, और यह हमारा डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशन होता है इसका। जीरो, इसका जीरो डायमेंशन होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट के बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो पॉइंट के बाद मुझे पढ़ना है लाइन के बारे में। उससे पहले हम पॉइंट के और पॉइंट का और कितना भाग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पॉइंट के दो भाग है मुख्य रूप से। कौन कौन है? तो एक आपको दिया गया है, बोर्ड पे दिया गया है पॉइंट का। इसका दो भाग है। एक है हमारा कोलिनियर पॉइंट और दूसरा है हमारा नन कोलिनियर पॉइंट। अब ये कोलिनियर पॉइंट है और नन कोलिनियर पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये है क्या। तो कहता है, अगर दो से अधिक, दो से अधिक या तीन से अधिक, अगर पॉइंट तीन या तीन से अधिक, यदि पॉइंट किसी लाइन पर होगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताया गया, देखो ये हमारा एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक पॉइंट दिया गया ए, और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? सी दिया गया। यदि किसी स्ट्रेट लाइन पर तीन या तीन से अधिक पॉइंट अगर स्थित है तो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। इसका डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है। अब देखिए नन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो तीन पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पर नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? नन कोलिनियर पॉइंट। जैसे अगर हम बोले एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, चाहे एक पॉइंट यहाँ है यहाँ है,
कहने का मतलब क्या, एक लाइन पे पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट सब कहाँ होना चाहिए, तो अलग अलग होना चाहिए। जब पॉइंट अलग अलग होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा नन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। दिया भी गया है 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो वह क्या कहलाता है, हमारा नन कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट दो प्रकार का, कोलिनियर और नन कोलिनियर पॉइंट। इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज है, बस इतना ही इसके बारे में हमको जानना था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है लाइंस के बारे में। आप समझेंगे थोड़ा लाइंस के बारे में। लाइंस होता क्या है, लाइंस, लाइन, लाइन मतलब होता है रेखा। क्या होता है, रेखा। ये जो पॉइंट था हमारा, पॉइंट, इसको पॉइंट को अगर हम ऐसे लिखते चले जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर उसको हम एक साथ ऐड कर दें पॉइंट को, तो इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब बहुत सारे पॉइंट को अगर हम बारी बारी लिखते चले जाएं तो एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, एक आकृति बनेगा, सॉरी एक आकृति बनेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, तो हम लाइन बोलते हैं। वही दिया गया है यहाँ भी। ए लाइन मेड ऑफ इनफाइनाइट्स, देखिए इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट्स हैज ओनली लेंथ। कहने का मतलब क्या, अगर एक से इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं तो एक आकृति बनता है, उसे हम लाइंस कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है, इसमें विड्थ नहीं होता है। और इसी सिर्फ लेंथ होने के कारण इसे वन डायमेंशनल बोला जाता है, वन डायमेंशनल बोला जाता है, इसे वन डायमेंशनल बोला जाता है। मतलब इसमें एक ही यूनिट है, एक ही डायमेंशन है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले लाइन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, जब इनफाइनाइट पॉइंट को जब ऐड करते हैं तो एक फिगर बनता है, एक आकृति बनती है, वह आकृति हमारा लाइंस कहलाता है। और यह जो लाइंस है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है। मतलब इस प्रकार का साइन होता है, इस प्रकार का साइन होता है, दोनों साइड, इधर भी कहीं इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसीलिए इसे वन डायमेंशनल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो बेसिक बेसिक जो हमारा लाइंस का प्रकार है, वह हमारा दो प्रकार का है। क्या है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और दूसरा हमारा कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन एक हमारा क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा हमारा क्या है, तो कर्व लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा हमारा है कर्व लाइन। दूसरा हमारा है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या, ये इसका डायरेक्शन सेम होता है, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर इधर जा रहा है, सामने जा रहा है ना, तो सीधा सीधा एकदम सामने सामने जाएगा, या जिधर भी जाएगा एकदम सिर्फ 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 और सिर्फ सामने जाएगा, कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन कर्व लाइन जो है वो भटकते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मतलब मुड़ते रहता है। जब इस प्रकार का देखे तो इसे ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन राइट साइड भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये हमारा क्या है, कर्व लाइन। देखो कैसे कैसे घूम रहा है, ये हमारा क्या है, कर्व लाइन। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास लाइन है, लाइन क्या है, तो हमारे पास ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, और दोनों साइड, दोनों साइड ये लाइन है हमारा। अगर इस लाइन को दो भाग में बांट दें, कितना भाग में बांट दें, दो भाग में बांट दें। जब दो भाग में बांटेंगे तो एक ऐसा दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब क्या, एक छोर इसका फिक्स हो गया, एक छोर नहीं बढ़ेगा और दूसरा छोर बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा और इधर क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसको हम रे बोलते हैं, मतलब किरण, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं।
जब कोई लाइन है, उस लाइन को जब दो भाग में हम बांट देंगे, केवल दो भाग में बांटेंगे, तो जो दोनों भाग होगा वो दोनों भाग रे कहलाएगा, किरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड फिक्स हो गया और दूसरा साइड इनफाइनाइट तक जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब थोड़ा सा और समझेंगे। अगर हम बोल दें एक और हमारा लाइन है, ये हमारा मान लो ये लाइन है, ये दोनों साइड बढ़ रहा है। अगर इसको हम काट दे बीचों बीच, बीच से हम काट करके एक टुकड़ा हम निकाल लेते हैं, इससे एक टुकड़ा जैसे ही हम निकालें तो हमारे पास ऐसा एक टुकड़ा मिला। अब देखो ये जो टुकड़ा मिला है हमको, या जो टुकड़ा मिल रहा है, इसमें से एक टुकड़ा काटे, मतलब दोनों साइड से काटे, बीच से एक टुकड़ा इसमें से काट लिए। बीच से जो एक टुकड़ा कटा है, मतलब इसका दोनों एंड फिक्स हो गया है, ये दोनों एंड हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया। न इधर बढ़ सकता है न इधर बढ़ सकता है। तो इसी को हमको बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, जो यहाँ दिया गया है। मतलब जब लाइन को बीच से एक टुकड़ा काट लेते हैं तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जब लाइन को दो बराबर भाग में हम दो भाग में बांटते, बराबर कोई जरूरी नहीं, दो भाग में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग हमारा रे कहलाता है। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले लाइन बनता कैसे है? तो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स को ऐड करने से बनता है। लाइन इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। लाइन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है हमारा कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है और कर्व लाइन का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। अगर लाइन को दो भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग जो बनेगा वह भाग हमारा रे कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक भाग उसका फिक्स हो जाएगा, एक भाग नहीं बढ़ेगा और दूसरा भाग हमारा इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो जब एक भाग फिक्स हो, दूसरा भाग अगर बढ़ता रहे इनफाइनाइट तक, तो उसे हम रे बोलते हैं, उसको हिंदी में किरण बोलते हैं। जब लाइन से एक टुकड़ा काट लेते हैं, मतलब दोनों इंड उसका जब फिक्स हो जाता है, तो वह हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा लाइन का, और बहुत सारा लाइन के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि दिया गया है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या दिया गया है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन, जब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन हो या दो से अधिक लाइन हो, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। जैसे देखो, एक लाइन हमारा ए है, ए वाला, और एक लाइन हमारा ए है, दोनों एक दूसरे को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। इसीलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बोलें, जब दो या दो से अधिक लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है कॉन्करेंट लाइन। क्या है कॉन्करेंट लाइन? ये क्या होता है? तो जब एक पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइन पास करता है, जब एक पॉइंट से दो अधिक लाइन पास करता है, तो उसे हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। देखिए, एक पॉइंट है और इस पॉइंट से तीन लाइन पास किया है। कितना लाइन? तीन, तीन लाइन पास किया है। तीन भी हो सकता है, तीन से अधिक भी हो सकता है। तीन हो, तीन से अधिक हो, या ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक लाइन अगर पास करता है एक ही पॉइंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा पैरेलल लाइन। क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कहने का मतलब आप समझिए, जब दो लाइन, देखिए ये भी लाइन है हमारा, एक ये हमारा लाइन है, एक हमारा ये लाइन है, और दूसरा हमारा ये लाइन, दूसरा हमारा ये लाइन। अगर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल हो, जब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल हो, तो हमारा
पैरेलल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पैरेलल लाइन कहलाता है। देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब जितना पॉइंट से जो लाइन बना है पॉइंट से मिलकर बना है, और प्रत्येक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर इक्वल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। ठीक है। दूसरे के बारे में समझते हैं, परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? जब दो लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन, दो लाइन ही, जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाए तो वह हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। आया समझ में? अगर आगे की हम बात करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन? अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जब दो लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, जब दो स्ट्रेट लाइन को एक तीसरा स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, तो जो जब दो लाइन को अगर तीसरा लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, जब दो लाइन को तीसरा एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने वाला जो लाइन होता है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे देखो, एक हमारा लाइन ए है, एक हमारा लाइन ए है और दूसरा लाइन हमारा ए है, और इसको एक तीसरा लाइन क्या किया है? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब देखिए, जब दो लाइन हो या दो से अधिक लाइन हो, उसको अगर एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग पॉइंट पर, तो उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो लाइन के बारे में इतना हम लोगों को जानना था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एंगल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? तो एंगल के बारे में समझते हैं। याद रखेंगे, जब एक पॉइंट से, जब एक पॉइंट से दो रे को, जब एक पॉइंट से जब दो रे को खींचा जाता है तो दोनों रे के बीच जो गैप होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। दोनों के, दोनों रे के बीच में जो गैप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये छोटा सा हो गया, हम ऐसा बना देते हैं, ये एक ही है, देखिए यहाँ एक ही पॉइंट से ये भी रे खींचा गया है और एक ही पॉइंट से ये रे खींचा गया, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ना, दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है इसी को हम एंगल बोलते हैं। इसी को क्या क्या बोलते हैं हम? तो एंगल बोलते हैं, इसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, जब दो लाइन, जब दो रे एक ही पॉइंट से जब अलग अलग डायरेक्शन में उसको हम भेजते हैं तो उसके बीच जो एंगल बनता है, जो उसके बीच जो गैप होता है वही हमारा एंगल कहलाता है। एक भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, एंगल जब प्रकार अलग अलग देखेंगे तब वहां पे पता चलेगा। कोई जरूरी नहीं है वो अलग अलग डायरेक्शन में ही हो, एक भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। सिर्फ ये देखना है गैप कितना है, जितना गैप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। गैप कुछ भी हो सकता है और जैसे जैसा गैप होगा उसके आधार पे एंगल को बांटा गया है। जितना गैप होगा, छोटा होगा उसका नाम अलग, 90 होगा उसका नाम अलग, 90 से बड़ा होगा उसका नाम अलग, 180 होगा उसका नाम अलग, 180 से बड़ा होगा उसका नाम अलग, 360 होगा उसका नाम अलग। तो प्रत्येक का नामाकरण किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल। पहला क्या है हमारा? तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है आप समझिए थोड़ा सा। जैसे दो एंगल है हमारा, सॉरी दो लाइन, दो लाइन है और दोनों लाइन के बीच जो हमारा एंगल बना, ये जो एंगल बना है, यह जो एंगल है हमारा, यह एंगल यदि हमारा 90 डिग्री से छोटा बना, कितना डिग्री से? 90 डिग्री से छोटा बना, तो यह हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, अगर ये हमारा थीटा है, अगर ये हमारा, या अगर हमारा एंगल थीटा है तो थीटा का जो वैल्यू होगा हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो याद रखना है, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है 0 और 90 के बीच में होता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा? तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। इस एंगल का मान, इस एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अब यहाँ अगर 90 डिग्री हो गया तो यह क्या कहलाएगा? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, सॉरी राइट एंगल कहलाएगा। जिस एंगल का मान, एंगल जैसे ही हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो यह क्या कहलाएगा हमारा? तो राइट एंगल कहलाएगा। जो एंगल 0 90 के बीच में होगा या 90 से छोटा होगा, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। जो 90 के बराबर होगा हमारा क्या कहलाएगा? तो राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं और कितना प्रकार का एंगल है। तो अगला एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है? आप समझिए, ये जो होता है हमारा, अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझो। अगर एंगल का मान 180 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? 180 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट पे अगर हम एंगल की बात करें तो हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। मतलब कह सकते हैं जो स्ट्रेट एंगल जो हमारा है, स्ट्रेट एंगल जो है हमारा, स्ट्रेट एंगल जो है हमारा, स्ट्रेट एंगल ये हमारा 180 के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अगला हमारा है, अगला हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। अगला है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कहा गया है वह एंगल जो 180 से छोटा हो और एक सॉरी 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बोल दें, कहने का मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब देखो ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ, ये देखो अगर सीधा होता तो 180 होता, 180 से बड़ा है ना, तो ये जो थीटा है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल। एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल जो है हमारे थीटा, याद रखेंगे किसके किसके बीच में होगा? तो आप कहेंगे 180, 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा? तो छोटा होगा। या क्या कहलाएगा हमारा? तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ठीक है, एक और एंगल है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसका नाम है हमारा, उसका नाम है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है। जब ये अगर ये पॉइंट लेते हैं और ये पूरा का पूरा, जैसे हम कहें अगर ये पॉइंट लेते हैं, अगर यहाँ से चले हैं फिर यहीं पे हम पहुँच गए, ये जो एंगल बनाया है हमारा कितना का बनाया था? 360 डिग्री का बनाया। कितना डिग्री का बनाया? 360 डिग्री का बनाया। मतलब क्या? जब एंगल 360 के बराबर हो, एंगल, एंगल इक्वल टू 360, एंगल 360 के बराबर हो तो कौन सा एंगल कहलाएगा? तो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक और होता है हमारा जीरो एंगल। क्या होता है? जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? तो जब एक लाइन पर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाए, जब एक लाइन पर दूसरा लाइन हमारा ओवरलैप कर जाए तो क्या होता है? ये एंगल हमारा जीरो बनता है। कितना बनता है? एंगल जीरो के बराबर बनता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तो जीरो एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो एंगल के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो एंगल मैंने पढ़ा एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है,
एफ्ट्यूज एंगल के बारे में नहीं पढ़े हैं क्या हम लोग? एक्यूट एंगल, चलो कोई बात। एफ्ट्यूज एंगल जो हमारा 90 और 180 के बीच में होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो हमारा 180 के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो 360 से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल जो 360 के बराबर होता है। जीरो एंगल जो 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इन सारे एंगल के बारे में पढ़े हैं। अब फिर से एक बार समझ लीजिए। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एफ्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और एक हमारा जीरो एंगल। आया समझ में? तो जीरो एंगल का ज़्यादा यूज है नहीं, या कंप्लीट एंगल का ज़्यादा यूज नहीं है। बाकी सारे एंगल का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल के बारे में इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन अलग से मैं बता दिया हूँ। कंप्लीट एंगल जो 360 के बराबर होगा। जीरो एंगल मतलब जो 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या है एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब, एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब क्या है? आप समझिए थोड़ा सा। मतलब दो एंगल जिसका वर्टेक्स एक हो। देखो, वर्टेक्स हमारा एक है और दो हमारा लाइन है, और इसके बीच एक हमारा कॉमन लाइन होगा। क्या होगा? कॉमन लाइन होगा। अगर ये हमारा एंगल थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? तो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। यही कहा है यहाँ पे, दो एंगल आसन्न कहे जाते हैं यदि दो हमारा एडजेसेंट एंगल तब होगा जब उसका वर्टेक्स क्या हो? सेम हो, और एक कॉमन आर्म्स हो। मतलब क्या? जब एक ही वर्टेक्स से जब तीन लाइन को ड्रॉ किया जाता है और एक लाइन हमारा दोनों के बीच में होता है, मतलब कॉमन होता है, तो इससे जो बनने वाला एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एडजेसेंट एंगल हमारा ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों हमारा एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। ये किसी की भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, एक हम ऐसा कर दिए, तो ये थीटा 1 है और ये हमारा क्या है? थीटा 2 है। तो ये दोनों हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। एक हमारा ए है और एक हमारा ए है और एक हमारा ए है। तो ये जो हमारा हुआ ना, ये कॉमन हो गया। ये दोनों का कॉमन हो गया, तो इससे बनने वाला जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2, तो क्या होगा? हमारा एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो दिया गया है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। जैसे अगर हम एक लाइन लेते हैं, अगर हम अब देखिए यहाँ, ये हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। और यदि दोनों का सम थीटा 1 और थीटा 2 का सम हमारा 90 डिग्री है, दोनों का सम कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोलें आपको 20 डिग्री का 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताएं, 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो आप क्या कहेंगे? 90 से 20 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 70 होगा। तो 20 का कंप्लीमेंट्री 70 हुआ, या 70 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया? हमारा 20 हो गया, ठीक है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का सम जिन दो एंगल का सम हमारा 180 के बराबर हो, 180 के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा हमारा? वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे अगर ये हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है, और इन दोनों का सम थीटा 1 और थीटा 2 का सम हमारा अगर 180 डिग्री आता है,
तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बोलें 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो 180 से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। मतलब 30 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 150। या अगर हम बोले 150 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 30 होगा। 30 का सप्लीमेंट्री 150 और 150 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 30 हो जाएगा। मतलब जो भी एंगल आपको दिया जाए 180 से घटा लेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम हमारा अगर 180 होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स, ये क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे के अपोजिट हो, एक इधर की ओर, एक हमारा इधर की ओर, और दूसरा हमारा इधर की ओर, ठीक है, और इसके बीच जो एंगल बना है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। और इस सबका सम थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 सबका सम कितना होगा हमारा, तो आप कहेंगे 180 के बराबर होगा। तो यह क्या कहलाएगा हमारा, तो लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। जब सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जो एंगल बनता है जब दो रे एक दूसरे के अपोजिट होता है, और उससे अगर कोई तीसरा रे अगर एंगल तरह तरह का एंगल बनाता है, तो सारे एंगल हमारा क्या होगा, तो लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। सबका सम कितना होगा, तो 180 के बराबर होगा। आगे है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइन जब दो ट्रांसवर्स लाइन जब दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, चार एंगल का फॉर्मेशन होता है, चार एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये थीटा 1 है, तो इसका सामने वाला भी हमारा थीटा 1 होगा। ये हमारा थीटा 2 है, तो ये सामने वाला हमारा थीटा 2 होगा। ये जो आमने सामने का जो एंगल है ना, इसी को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। मतलब एक दूसरा का क्या है, अपोजिट है, और यह आपस में बराबर होता है। थीटा 1, या अलग अलग नाम हम दे देते हैं इसका, सबका नाम हम क्या दे देते हैं, अलग अलग दे देते हैं। तो हम बोल देते हैं थीटा 1 थीटा 2, ये हमारा थीटा 3 है, और ये हमारा थीटा 4 है। तो हम बोलेंगे थीटा 1 और थीटा 3, ये बराबर हो जाएगा। थीटा 2 और थीटा 4 ये आपस में बराबर हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उससे बनने वाला जो एंगल होता है, जो अपोजिट एंगल होगा, उसी को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब इस साइड और इस साइड ये दोनों अपोजिट वाला है, दोनों बराबर होगा, और इसी को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, जितना हम लोग पढ़े हैं आज, लाइन से एंगल मैंने स्टार्ट किया है, और लाइंस और एंगल में कुछ जो बेसिक बातें थी, ये सारी बेसिक बातों को हम लोग डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, तो लाइन सॉरी पॉइंट, पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन के बारे में पढ़े हैं, लाइन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, और कितना और प्रकार का हमारा लाइन है, इन सारी लाइन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद एंगल के बारे में पढ़े हैं, एंगल क्या होता है, और कितने प्रकार का एंगल की जरूरत है, या जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उन सारे एंगल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो भी एंगल है, जैसे एग्जाम बेसिस से, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकल अपोजिट हो गया, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है आगे चल करके। और इसको आपको याद भी करना है अच्छे से। जैसे अगर छोटा छोटा अगर याद ना करें, या बचपन से आपको याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो ये याद आपको रखना पड़ेगा। हर मोड़ पे इसका काम आएगा। इसके आगे जो भी पढ़ेंगे आप, चाहे आप ट्रायंगल पढ़ लें, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ लें, चाहे आप सर्कल पढ़ लें, चाहे आप पॉलीगन पढ़ लें, सभी जगह आपका इसका इस्तेमाल होगा।
एंगल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक क्लास किए हैं किसका, तो ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में पहला पार्ट हमारा लाइंस एंड एंगल है, और उसका हम लोग बेसिक पार्ट किए हैं, जिसमें लाइंस एंड एंगल की सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बना है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अगले थ्योरी पे आएंगे, और फिर हम उसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो फायदा भरपूर उठाइए, और मन करे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और विश्वास दिलाते हैं हम आपको, ज्योमेट्री जितना पढ़ना है, स्टार्टिंग से शुरू से लेकर के अंत तक सारे को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे, एक एक चीज को प्रूफ भी करेंगे, और क्वेश्चन भी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पे रहिए।